नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, राहुल की कांग्रेस आरएसएस की गुगली में फंसने जा रही है। क्या राहुल 2024 के लिए तैयार नहीं है? मोदी और राहुल दोनों के लिए कौन खड़ा कर रहा है मुश्किलें? आप यकीन करें न करें, आने वाले वक्त में राहुल की कांग्रेस के लिए मोदी सत्ता ने वजूद पर कोई बड़ा संकट नहीं खड़ा किया तो तय मानिए राहुल की कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी कसरत करने वाली नहीं है और न ही विपक्षी एकता में राहुल की कांग्रेस को कोई दिलचस्पी है। जब हम राहुल की कांग्रेस कहते हैं तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर हैं, मगर वामपंथी पार्टियों में महासचिव ही आखिरी फैसला लेता है। राहुल उसी महासचिव के तर्ज पर 2007 से पार्टी के महासचिव की भूमिका में है। संसद ने सांसदी छीन ली, मगर पार्टी में राहुल गांधी की भूमिका वैसे ही है जैसे सांसद के तौर पर पहले थी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राहुल की कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गुगली में एक बार फिर से फंसने जा रही है? उसकी एक नहीं कई वजह है। पहले आप समझ लीजिए, राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी तो जरूर है, मगर उनमें न नेहरू का अक्स है, न इंदिरा गांधी की तरह अपना कोई एजेंडा, न पिता राजीव गांधी जैसा जिम्मेदारी संभालने का साहस, और न माँ सोनिया गांधी जैसा संगठन और सत्ता के बीच संतुलन बनाते हुए बिना आरएसएस की गुगली में फंसे जमीन पर जनता की ज़रूरतों के अनुसार नीतियों की समझ। मार्च 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालते हुए सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष 19 बरस यानी 2017 तक जिस तरह पार्टी को लेकर चली, उसमें एकला चलो की आरएसएस नीति का कोई समावेश नहीं था। सोनिया गांधी ने लोकसभा में विपक्ष की नेत्री के तौर पर 6 बरस तक उस जिम्मेदारी को भी संभाली, जिस जिम्मेदारी को संभालने के लिए बीते 9 बरस में गांधी परिवार से निकलकर कोई नहीं आया। आज की तारीख में यह बहस चलाई जा रही है कि मोदी के सामने राहुल। यह बहस संघ से निकली मोदी सत्ता के शतरंज में फिट बैठता है। विडंबना यह है कि संघ प्रायोजित यह बहस कांग्रेस को भी खूब रास आ रहा है। जरा याद कीजिए, सोनिया गांधी को सत्ता सामने थी, लेकिन पारखी और दूरदृष्टि वाली सोनिया गांधी ने सिख समुदाय से जुड़े डॉक्टर मनमोहन सिंह को सत्ता सौंपने में जरा भी देर नहीं की। संघ की बिसात को सोनिया गांधी रोकने में सफल रही। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि 2009 के बाद यूपीए सेकेंड जो था, यूपीए 2 की सत्ता की बागडोर भले मनमोहन सिंह संभाले हुए थे, लेकिन केंद्र में राहुल गांधी ही थे। लेकिन राहुल गांधी से असहमति रखना मनमोहन सिंह के लिए अब मुमकिन नहीं रह गया था। अगर आज के राहुल गांधी को अक्स को देखें और नरेंद्र मोदी को देखें तो नीतियों को लेकर कोई खास फर्क नहीं दिखेगा आपको। राहुल उस राजनीतिक परिवार की उपज है जिसने 1991 के बाद देश को कॉरपोरेट की पूंजी में बहने को मजबूर कर दिया, तो मोदी संघ परिवार से निकलकर कॉरपोरेट की बेतहाशा पूंजी के एजेंट के तौर पर दिल्ली की सत्ता को बीते 9 बरस से संभाले हुए हैं। 2013 आते आते कांग्रेस लड़खड़ाने लगी थी, तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए अगस्त 2013 में गांव के वोट को खरीदने के सीधे खेल का उद्घाटन कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ही तो किया था। और 2011 में इस नीति को गढ़ने वाले वित्त मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी ही तो थे, जो कांग्रेस से थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने। आपको मैं बताऊं कि जिस डीबीटी नीति को प्रणब मुखर्जी ने गढ़ा था, उसी वजह से आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास प्यार प्रणब मुखर्जी के लिए हमेशा बना रहा। और आज इसी डीबीटी के जरिए मोदी सत्ता भी 14 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया डालकर एक मुश्त वोट खरीद रही है। हम इस मुगालते में न रहें कि हाल के जिन 3 राज्यों में बीजेपी को हार मिली, उसकी बड़ी वजह ऐसा नहीं है कि मोदी सत्ता के सामने राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल कोई विकल्प बन रहे हैं। मोदी सत्ता के खिलाफ राज्यों में अगर कोई बड़ी लहर चल रही है
तो वह है महंगाई और बेरोजगारी की। जनता को हर हाल में अब राहत चाहिए, जिससे जनता अपने महंगाई के बोझ को थोड़ा हल्का महसूस करे। 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री, सस्ता गैस सिलेंडर, मुफ्त अनाज, महिलाओं के खाते में महीने का कुछ हजार राशि, बेरोजगारों की फौज के खाते में, पॉकेट में थोड़े बहुत पैसे जैसी योजनाएं ही तो आज सत्ता दिला रही है। कोई अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार के नाम पे सत्ता किसी को नहीं मिल रही है। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो मतलब एक की ओर मोदी सत्ता 5 किलो अनाज किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये, अनिल अंबानी का सरकारी आयुष्मान भारत के जरिए सत्ता में बनी है, राम मंदिर, गो हत्या, हिजाब, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान जैसे मुद्दे मोदी सत्ता के लिए वोट बोनंजा है, मतलब बोनस है। इन जो उस मोदी सत्ता की नीतियां हैं, 6,000 रुपये किसानों के खाते में डालना, आयुष्मान भारत, 5 केजी राशन, मुफ्त अनाज, ये तो उसका तय वोट है कि इतने में इतना वोट आना है। साथ में बोनस के क्या मिलेगा वोट, वो है राम मंदिर, गो हत्या, हिजाब, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान जैसे मुद्दे मोदी सत्ता के वोट में इजाफा करते हैं। वहीं राहुल की कांग्रेस समाजवादी कल्याणकारी योजनाओं के आश्रय ही राज दर राज बीजेपी को सत्ता से खारिज कर रही है। मोदी हो या राहुल, दोनों रोजगार देने का कोई वादा नहीं कर रहे हैं, दोनों कोई यूनिवर्सिटी खोलने का वादा नहीं कर रहे हैं, दोनों महंगाई को कम करने पर किसी प्रकार का कोई वादा करने की हालत में नहीं है। जैसे मोदी सत्ता किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये डालकर यह संदेश देती है कि हम आपको राहत नहीं दे सकते, आपको राहत खुद खरीदना होगा, हम इस राहत खरीदने में आपकी कुछ सहायता जरूर करेंगे। राहुल की कांग्रेस भी राज्यों में यही संदेश दे रही है। आप कर्नाटक का चुनाव ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश का चुनाव ले लीजिए। कर्नाटक में तो राहुल गांधी के जो बोलते हैं या मोदी सत्ता जो बोलती है, वहाँ जाकर जो भाषण मोदी जी दे रहे थे, नहीं समझती है कर्नाटक की जनता। वहाँ की जनता कन्नड़ समझती है। राहुल गांधी हिंदी में बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी हिंदी में बोल रहे थे। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को वहाँ पे वोट मिला, सत्ता मिली? वजह साफ है, 5 केजी अनाज, 10 केजी अनाज, गैस सिलेंडर, खाते में कुछ पैसे, ये वोट दिला रही है। नेता वोट नहीं दिला रहा। आज का नेता कोई है तो यह 10 केजी मुफ्त अनाज ही तो है, 200 से 300 फ्री बिजली यूनिट ही तो है आज का नेता। महिलाओं के खाते में पैसा डाल दीजिए, यही तो नेता है। बेरोजगारों की फौज जो है उसके पॉकेट में कुछ पैसे डाल दीजिए ताकि वो अपना मोबाइल रिचार्ज कराते रहे, डेटा पे वीडियो देखते रहे, उसका टाइम इसी में निकल जाए। यही तो आज का नेता है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी आज के नेता नहीं है। जाहिर है मोदी हो या राहुल, दोनों कॉरपोरेट की उस नीति के साथ हैं जिसमें अंबानी अडानी को वोटर नहीं उपभोक्ता चाहिए। मोदी या राहुल दोनों अंबानी अडानी उपभोक्ता दे रहे हैं, कंज्यूमर दे रहे हैं जो उसके सामान को खरीदेगा। मोदी की बीजेपी मुसलमानों को पीटती है फिर वोट मांगती है। राहुल की कांग्रेस मुसलमानों को पीटती तो नहीं है, मगर पीटते हुए देखती जरूर है, साथ में खड़ा नहीं होती और फिर गांधी की दुहाई देकर वोट मांगने दरवाजे पर दस्तक देती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद साफ तौर पर कहते हैं, कांग्रेस में हमें कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए मुसलमान नेता चाहिए। यानी दोनों पार्टियां मुसलमानों को चुनाव में टिकट देने से पीछे हट चुकी हैं। आरएसएस हो या मोदी, दोनों साफगोई से पूरे मुल्क में एकला चलो नीति के तहत सत्ता हासिल करने में यकीन रखते हैं। मोदी के पास आरएसएस जैसा एक जमीनी संगठन है, उस वजह से मोदी पार्टी और सत्ता दोनों पर कब्जा जमाते हुए एकला चलो की नीति को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन राहुल की कांग्रेस के पास न तो संगठन है और न समर्पित कार्यकर्ता। बावजूद इसके राहुल गांधी संघ की गुगली एकला चलो के आश्रय मोदी सत्ता को चुनौती देना चाहते हैं। आपको याद होगा
लगभग एक वक्त में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी भी कांग्रेस से निकली थी, और आंध्र प्रदेश के आज के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, वो भी कांग्रेस से निकल चले थे। दोनों वक्त गांधी परिवार में सिमटी कांग्रेस ने कोई अपने दिल को कोई बड़ा नहीं किया, उल्टे अपने ही नेताओं के सामने कांग्रेस के ऐतिहासिक सफर के अहंकार में खुद को डुबो दिया। आज वो दोनों कांग्रेस से बाहर हैं, दोनों मुख्यमंत्री हैं। आरएसएस के तर्ज पर राहुल की कांग्रेस 2024 में चाहती है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े जहां न संगठन है और न नेता है। अब आप समझ लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के नेता है, उनको कहाँ लड़ाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत जाएंगे? क्या कांग्रेस उस खेल को खेलना चाह रही है कि मोदी सत्ता दोबारा वापसी करे 2024 में? राहुल गांधी को ले लीजिए, 2019 में उत्तर प्रदेश छोड़कर राहुल गांधी केरला पहुंच गए थे। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ही वहीं से चुनाव लड़ ले। कौन जिताएगा बताइए? न पार्टी संगठन है, न नेता है, न कार्यकर्ता है। अब इसे आरएसएस की गुगली में फंसना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आरएसएस की गुगली एकला चलो में फंसकर राहुल गांधी न सिर्फ अपनी सत्ता गंवाते हैं बल्कि अपने सहयोगियों को भी गंवाते रहे हैं। याद कीजिए, 2017 में बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई थी और नीतीश कुमार ने साफ कहा था, सार्वजनिक तौर पर कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को बचाए रखने में राहुल गांधी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। चलिए थोड़ा पहले चलिए, यूपीए 2 में राहुल गांधी किस तरह से आरएसएस की गुगली में जा फंसे थे। आरएसएस प्रायोजित अन्ना आंदोलन में मनमोहन सिंह के उम्र पर सवाल खड़े किए गए, युवा नेतृत्व की बात की गई, होना भी चाहिए, बात क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन और राहुल गांधी आरएसएस की युवा नेतृत्व की गुगली में जा फंसे। जगह जगह बड़े जोश के साथ भाषण देने लगे। भाषण क्या था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आप युवा हैं, आपके कंधों के सहारे नेता पहले टिकट पाते हैं और फिर गद्दी पाते हैं। नेता सत्ता की मलाई जमकर खाते हैं और आप यूं ही अंधेरे में गुम हो जाते हैं। यही बात तो आरएसएस कह रही थी और यही बात राहुल गांधी कह रहे थे। इसलिए युवाओं को अब पहल करनी होगी जिससे उम्र ढलने से पहले वह देश की कमान अपने हाथों में ले सके। किसको चुनौती दे रहे थे राहुल गांधी? मनमोहन सिंह को, अपने प्राइम मिनिस्टर को। फिर राहुल गांधी ने आगे क्या कहा, नहीं तो युवा अंधेरे में ही खो जाएगा। जाहिर है पार्टी के अंदर ही मनमोहन सिंह को खामोश करने की कवायद राहुल गांधी ने शुरू की और राहुल गांधी के खास युवा सिपा सलारों को मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में जगह दी गई। चाहे सिंधिया हों, आरपीएन सिंह हों, रीता बहुगुणा हों, जितिन प्रसाद हों, सचिन पायलट हों, हेमंत बिश्वास शर्मा को असम मंत्रिमंडल में खास ओहदे से नवाजा गया। अगर सचिन पायलट को छोड़ दें तो आज राहुल गांधी के सभी ये जितने युवा सिपा सलार है वो कहाँ हैं? बीजेपी में ही तो है। जितिन प्रसाद बीजेपी में उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है? नरेंद्र मोदी सत्ता में मंत्रिमंडल में है। रीता बहुगुणा कहाँ है? इलाहाबाद से सांसद है बीजेपी से। जितिन प्रसाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं। आरपीएन सिंह कहाँ है? उत्तर प्रदेश बीजेपी में है। मतलब राहुल गांधी के जितने युवा सिपा सलार थे वो सब बीजेपी चले गए राहुल गांधी को छोड़कर। ये सब आरएसएस। और आज हेमंत बिश्वा शर्मा को आप ले लीजिए जो असम के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, वो किसके साथ कदम ताल कर रहे हैं? आरएसएस के साथ कदम ताल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नाम दिया गया था। राहुल गांधी भी इस भावनात्मक उबाल में उबल पड़े, यह जानते हुए कि अन्ना आंदोलन कांग्रेस की सत्ता को अस्थिर करने का संघ द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, डिजाइन मूवमेंट प्रोटेस्ट है। और पीएम मनमोहन सिंह के उस अध्यादेश को भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला अध्यादेश कहकर राहुल गांधी ने कैमरे के सामने उस अध्यादेश को फाड़ दिया। ये राहुल गांधी एक सांसद ही तो थे, जो बात करनी थी वो अपनी माँ से करते, सोनिया गांधी से करते, मनमोहन सिंह से करते। प्रेस में आकर सरकार का अध्यादेश, कैबिनेट का अध्यादेश दिन के उजाले में फाड़ना, क्या मतलब है? मनमोहन सिंह खामोश कर दिए गए थे,
राहुल गांधी के द्वारा। इतना ऐसा बचकाना हरकत या व्यवहार आरएसएस का कोई कारकुन ही कर सकता है। जो हम देखते होंगे सोशल मीडिया पे, वही तो ऐसा व्यवहार कर सकता है। कुछ सुना और सुनकर रोड पर आकर प्रतिक्रिया देने लगा, जय श्री राम के नारे लगाने लगा। ये तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं ना। फिर अब ये हरकत तो की है उन्होंने, यह काम तो उन्होंने किया उस वक्त। क्या कोई राहुल गांधी से पूछ सकता है कि यूपीए 2 में सभी महत्वपूर्ण पदों पर जो अधिकारी, जज और सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, वो आज मोदी सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कैसे हैं? ये जितने लोग थे, जज आप ले लीजिए, सेनाध्यक्ष ले लीजिए, अधिकारी ले लीजिए, क्या आरएसएस के एजेंट के तौर पर यूपीए 2 में मनमोहन सिंह की सरकार में मौजूद थे? राहुल गांधी को खबर नहीं थी? या राहुल गांधी के जरिए आरएसएस अपना काम करवा रही थी, इन लोगों की नियुक्ति करवा रही थी? मसलन आज के जो बिजली मंत्री हैं आर.के. सिंह, आरा से सांसद हैं बीजेपी के, उस वक्त में वो भारत के गृह सचिव होते थे, होम सेक्रेटरी होते थे। मतलब जितनी इंटेलिजेंस की जानकारी है उनके पास होती थी। उस वक्त के सेना अध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह आज मोदी सत्ता में मंत्री हैं। उस वक्त के सीएजी विनोद कुमार राय, वी.के. राय, सीएजी का मतलब होता है कि सरकार जो पैसा खर्च करती है उसको ऑडिट करना कि पैसा सही मद में खर्च हुआ है या नहीं। ये वही सीएजी हैं जिन्होंने मीडिया को रिपोर्ट लीक आउट किया था कि कोयला घोटाला हुआ। बाद में कोर्ट ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ, सारे आरोपी छोड़े गए और बीजेपी चुनाव जीत गई इसी कोयला घोटाले पे। कोलगेट घोटाला हुआ और बीजेपी चुनाव जीत गई। और आज ये सीएजी विनोद राय कहाँ है? बीसीसीआई के कंट्रोलर है। अब चीफ जस्टिस की बात आप ले लीजिए। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे पी सदाशिवम, जिन्होंने अमित शाह को जमानत दी थी, मोदी सत्ता आते ही केरल के गवर्नर बनाए गए। एक और हैरत अंगेज, जिस एसआईटी को गुजरात दंगे की जांच के लिए नियुक्त किया गया था यूपीए सरकार में, उस एसआईटी को हेड करने वाले जो ऑफिसर थे राघवन, और उस एसआईटी का काम था कि गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या रही है उसकी जांच करना था। उस एसआईटी ने बड़ा बेहतरीन रिपोर्ट बनाया कि भूमिका में कोई दंगे में हाथ नहीं है। और रिपोर्ट बनाने के बाद राघवन साहब साइप्रस के राजदूत नियुक्त कर दिए जाते हैं मोदी सत्ता के द्वारा। समझिए, ये राघवन साहब की नियुक्ति तो यूपीए शासन के दौरान ही किया गया था ना। एसआईटी का रिपोर्ट उन्होंने बनाया, नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है, नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं और राघवन साहब को साइप्रस का राजदूत बना देते हैं। क्या कांग्रेस जो वादा करती है कि देश की अखंडता एकता बनाए रखेंगे, क्या ऐसे बनाए रखेगी? जो देशद्रोही थे उन सबको सरकार के अंदर जगह कांग्रेस दे रही थी। आप समझिए, बाहर तो राहुल गांधी चिल्लाते हैं कि गुजरात में दंगे हुए उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, लेकिन जांच कमेटी जब बनती है और उसका हेड जो बनाया जाता है वो भी कौन बनाता है? मनमोहन सिंह की सरकार है। राहुल गांधी ताकतवर है, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, वो राघवन साहब बनते हैं और क्या रिपोर्ट बनाते हैं? नरेंद्र मोदी की दंगे में कोई भूमिका नहीं है। और नरेंद्र मोदी की सत्ता आती है, राघवन साहब को सीधे उठा के साइप्रस का राजदूत बना देती है। यह है राहुल गांधी। क्या महज यह इत्तेफाक था या आरएसएस की गुगली में फंसी कांग्रेस का अफसाना कह सकते हैं इसको? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां विपक्षी एकता को लेकर जितनी उत्सुक है, राहुल की कांग्रेस उस एकता में कोई दिलचस्पी लेना नहीं चाहती, क्योंकि पार्टी के ऊपर फिलहाल कोई वजूद का संकट नहीं मंडरा रहा है। दरअसल राहुल की कांग्रेस खामोशी के साथ मोदी सत्ता के साथ खड़ी है, जहां मोदी सत्ता हर क्षेत्रीय पार्टी के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। और राहुल की कांग्रेस भी इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से कई राज्यों में घुसने का साहस नहीं कर पा रही है। जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय पार्टियों पर मोदी सत्ता नकेल कसती है तो उसका सीधा फायदा राहुल की कांग्रेस को होगा। इसलिए राहुल की कांग्रेस विपक्षी एकता के 2024 के उस फिक्र में क्यों शामिल हो
जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों को 2024 में अपना वजूद सिमटता हुआ दिख रहा हो। बीते 9 बरस में हवा बनाने के लिए यह सामने कोई विपक्ष है, उस विपक्ष का एक नेता भी है। मोदी सत्ता ने सोनिया गांधी से पूछताछ कर ली, राहुल गांधी से पूछताछ कर ली, लेकिन जेल की चारदीवारी के पीछे सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों के नेता क्यों भेजे जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल हैं। अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, अखिलेश यादव जेल जा सकते हैं, तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। आज की तारीख में जो बात कर रहे हैं, तमिलनाडु में ईडी ने रेड मारा और वहाँ के जो पावर बिजली मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर हैं डीएमके सरकार में, उसको पकड़कर बंद कर दिया। ममता बनर्जी के भतीजों को, अभिषेक बनर्जी जो सांसद हैं, उन पर ईडी लगी हुई है। आरएसएस विचारधारा में अखंड जो शब्द है, उसका मतलब होता है हमारे सामने कोई दूसरा नहीं। राहुल की कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा और अपने उन सिपाह सलारों को भी समझना पड़ेगा जो दिन भर राहुल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेसी रात में मोदी और संघ तक बात पहुंचाकर अपने नंबर सुबह शाम में जोड़ते रहते हैं और हमेशा खुश खुश नजर आते हैं। जब युद्ध की मुनादी राहुल गांधी कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि अब मोदी सत्ता से युद्ध करेंगे, तो पहले वो राहुल गांधी को यही समझाते हैं कि राहुल गांधी जी, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर अगर युद्ध छिड़ जाता है, खुद को बाहर रखकर नज़ारा देखते हुए, हंसते ठिठोली करते हुए खुश होते रहते हैं और राज्यसभा की सीट के दावेदार भी बन जाते हैं। टिकट मिल गया तो कांग्रेस जिंदाबाद, नहीं तो मोदी शाह के दरबार में हाजिरी। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला कांग्रेस के सांसद हैं, न्यूज़ 24 के मालिक भी हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, वही रविशंकर प्रसाद की जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने धमकी दिया था ट्विटर के, जो आप कल परसों से देख रहे होंगे, ट्विटर का जो सीईओ जो है, कि तुमने भाई किसान आंदोलन पे अगर कोई पत्रकार लिखता है, वीडियो डालता है, अगर दिखाओगे तो तुम्हारे ऑफिस को रेड करेंगे। रेड किया गया था, दिल्ली पुलिस ने रेड किया था। उसी रविशंकर प्रसाद के बहनोई हैं, उनकी बहन से राजीव शुक्ला की शादी हुई है। कानपुर के रहने वाले पत्रकार भी थे, अभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा चुनाव कभी नहीं जीते, मंत्री भी रहे। वही राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला सुबह अमित शाह के खिलाफ कांग्रेसी झंडा थामे नजर आते हैं और शाम को क्रिकेट स्टेडियम में अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ क्रिकेट देखते नजर आते हैं। राहुल की कांग्रेस का दोहरा सच तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया।